बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथ फैक्टर में सर अनवर के साथ आपका खुशामदीद है। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 की शुरू की थी और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 से लेकर 2 तक दो पार्ट्स जो हैं अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, an isosceles triangle, a right angled triangle, a scalene triangle. Also find the perimeter of triangle in each case. तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका जो डिस्टेंस है क्या ये मैच करता है इक्विलेटरल ट्राइंगल से। तो हमने पढ़ रखा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं और आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें ओनली जो है 2 साइड्स इक्वल होते हैं और हो सकता है 3 भी साइड्स इक्वल हों। और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कहलाता है। अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है एट द सेम टाइम। अब जो है राइट एंगल ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन है कि इसका एक वर्टाइस जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का एक वर्टाइस होने की वजह से वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और स्केलिन ट्राइंगल जो है वो इसकी कोई भी साइड मैच नहीं करती। तो स्केलिन ट्राइंगल की तमाम साइड जो है वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन एक स्केलिन ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल भी बन सकता है। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा आने वाले क्वेश्चंस में। तो आइए क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस का फार्मूला लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस जो है उसके फार्मूले से हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि इनमें से कौन सा ट्राइंगल है जो इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर पूरा उतरता है। तो लिहाजा सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस का फार्मूला लिखा था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ पे भी आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर्ड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर्ड, और इसका हम कर लेंगे रूट। तो आपकी याद दहानी के लिए ये मैंने डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे लिख लिया है। तो अब चलते हैं अपने पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स की तरफ। तो हमने इन कोऑर्डिनेट्स को कोई नाम असाइन कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दिस इज़ a, तो सेकंड कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास b हो जाएगा और द थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास ये c हो जाएगा। नाम असाइन करने के बाद हमने वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ असाइन करने से पहले हम पेयर्स बना लेंगे। तो a b का जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन का, ये एक पेयर हो जाएगा और जो सेकंड पेयर हो जाएगा वो होगा हमारे पास बी सी का जो डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और ये सेकंड पेयर हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट पेयर जो बनेगा वो ए सी लाइन का बनेगा। तो इन पेयर के अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट पेयर की तरफ। और फर्स्ट पेयर जो है ए टू बी है, यानी ए कोऑर्डिनेट से बी कोऑर्डिनेट का कितना डिस्टेंस है हमने वैल्यूज़ पुट करनी है डिस्टेंस के फार्मूले में, और इसका डिस्टेंस जो है हमने फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हमने जो है नेम्स असाइन करने हैं, जो कि मैंने कर लिए हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ए, सेकंड कोऑर्डिनेट बी है और थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो सी है। अब चूँकि हमने नेम असाइन कर लिए हैं तो अब वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो फर्स्ट पेयर के अकॉर्डिंग ए और बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो हमने जो है वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पहली जो वैल्यू होती है एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू जो है वो वाई की होती है। सो हमने एज्यूम कर लेना है कि जो फर्स्ट वैल्यू है दिस इज़ x1 और जो सेकंड वैल्यू है दिस इज़ y1, और अकॉर्डिंग टू पेयर ये b कोऑर्डिनेट है, तो लिहाजा b को हमने x2 y2 की वैल्यूज़ असाइन कर देनी है। सो ये x2 और y2 की वैल्यूज़ हैं, ये मैंने इनको असाइन कर दी हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है हमने फाइंड करना है डिस्टेंस के फार्मूले को यूज़ करते हुए। सो अब हम जो है डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी लाइन का। ए बी लाइन का जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है, दिस इक्वल्स टू, और वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ जो है प्लग इन करनी है x और y की। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है। तो लिहाजा x2 हमारे पास यहाँ पे 5 और x1 जो है हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो 5 माइनस 2 होल स्क्वायर लिख लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने प्लस का साइन ड्रॉ करना है और ये जो ब्रैकेट है इसको होल स्क्वायर में लेके जाना है। अगेन हमने y2 माइनस y1 जो है इसका भी होल स्क्वायर करना है। तो y2 हमारे पास 3 है और इसमें से माइनस करेंगे y1 जो कि वो भी 3 है और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, और इसे जो है हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और ए बी लाइन का जो है डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो ए बी लाइन का जो डिस्टेंस है 5 माइनस 2 जो है वो 3 और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 रहेगा, प्लस 3 माइनस 3 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो 0 को एज सच लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसे मेंशन कर देंगे। अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास नेट रिजल्ट होगा इसका 9 अंडर रूट और 9 अंडर रूट का नेट रिजल्ट है 3। तो ए और बी लाइन की जो डिस्टेंस है वो है 3 यूनिट्स।
अब चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। नेक्स्ट पेयर हमारे पास बी सी है। तो यहाँ पे हमने बी सी दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है फाइंड करना है। तो इसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी लाइन इज़ इक्वल टू, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि बी जो है वो इसे हम जो है बी की वैल्यूज़ को और सी की वैल्यूज़ को जो है एक्स और वाई असाइन कर देंगे। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि बी कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 और y1 हैं और सी कोऑर्डिनेट जो है ये x2 और y2। अब इन वैल्यूज़ की बेसिस पे हमने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास अगेन x2 माइनस x1 है, तो x2 में हमारे पास 2 है और x1 में हमारे पास 5 है। तो हमने जो है कुछ इस तरीके से इसको लिखना है कि 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, और इसे जो है हमने रूट में लिखना है। इसे जो है फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी लाइन इज़ इक्वल टू 2 माइनस 5 जो है वो 3 है, -3, और -3 का स्क्वायर जो है वो 9 रहेगा। 9 प्लस 1 माइनस 3 इज़ -2, -2 का स्क्वायर जो है वो +4 आ जाएगा। इसे हम रूट के अंदर लिखेंगे। तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो 13 अंडर रूट रहेगा। तो 13 अंडर रूट यूनिट्स जो हैं इसका जो है वो डिस्टेंस है। यूनिट्स कोई भी हो सकते हैं, मीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर, इंचेस भी हो सकते हैं, माइल्स भी हो सकते हैं, किलोमीटर्स भी हो सकते हैं, मीटर्स जो हैं ये सारे के सारे यूनिट्स हैं। तो अगर कुछ भी यूनिट गिवन नहीं है तो आप इसको यूनिट से जो है वो शो कर सकते हो, यूनिट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्टेंस को। तो अब चलते हैं अपने थर्ड पेयर की तरफ, ए सी। तो ए सी हमारा थर्ड पेयर है और इनके दरमियान का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सो अगेन हम यहाँ पे डिस्टेंस का अप्लाई करेंगे फार्मूला। तो x2 माइनस x1, सबसे पहले हमने x और y की वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो ए सी कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। ए की जो x और y की वैल्यूज़ हैं एज्यूम कर लेते हैं कि ये x1 और y1 हैं, और सी कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज़ हैं हम एज्यूम कर लेते हैं ये x2 और y2 हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ प्लग इन करनी है अपने डिस्टेंस के फार्मूले में। तो x2 माइनस x1 इसका मतलब है 2 माइनस 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब लिखेंगे y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3, इसका होल स्क्वायर लेंगे। इस तमाम वैल्यू को जो है हमने रूट के अंदर रखना है। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी लाइन इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 हमारे पास यहाँ पे 0 प्लस और 1 माइनस 3 जो है -2 होंगे, और -2 का हमने यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेना है, होल अंडर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ ए सी लाइन इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये -2 का स्क्वायर जो है वो +4 होगा, तो +4 अंडर रूट। इसका जो नेट रिजल्ट है वो होगा हमारे पास 2 यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स हमने जो है इन तीनों पेयर्स के डिस्टेंसेस फाइंड कर लिए हैं। तो एक पेयर का जो है वो 3 यूनिट्स आ रहा है, दूसरे पेयर का √13 यूनिट्स हैं और तीसरे पेयर का 2 यूनिट्स। अब जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ट्राइंगल, तो डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स हैं, इक्विलेटरल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस और स्केलियन है। तो इनके डिफरेंट रूल्स हैं। क्या ये जो डिस्टेंसेस हमने निकाले हैं क्या इन रूल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं कि नहीं? अगर होते हैं तो हमारे पास वही ट्राइंगल जो है वो प्रूव होगा कि वो इक्विलेटरल है या कोई भी ट्राइंगल। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट कंडीशन की तरफ कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं, कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन फुलफिल इसलिए नहीं होती कि हमारे पास ये जितने भी यूनिट्स निकल के आए ये सेम नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की का जो फार्मूला है, इसका जो रूल है, वो कंडीशन ये होती है कि मैं आपको यहाँ पे जो है लिख के प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज इक्वल साइड्स, सो दीज यूनिट्स डज नॉट सेट ऑन द इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो हमने दिस इज नॉट ट्रू इसके बारे में लिख देना है। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी में हमसे पूछा गया कि इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल को जो है मैं कुछ इस तरीके से प्रूफ करके लिखता हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल का रूल ये है कि इसके एटलीस्ट 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। सो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक 3 यूनिट है, एक 13 अंडर रूट यूनिट्स हैं और एक 2 यूनिट्स हैं, तो कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो लिहाजा दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर आवर ट्राइंगल। अब चलते हैं अपने थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन में हमारे पास राइट ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स जो है 90 डिग्री का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन जो है कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे मैं इसे जो है लिख के आपको शो कर देता हूँ। रिप्रेजेंट करना है कुछ इस तरीके से कि ये मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल लिखने जा रहा हूँ।
अब कोई भी साइड कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, तो इसको परखा जाता है पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए से। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन करूँगा। तो पैथागोरस थ्योरम है हमारे पास हाइपोटेनियस, यानी सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेनियस होती है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। सो अगर मैं इन तीनों साइड्स को इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन करके वैल्यूज़ फाइंड करता हूँ, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, बीच में इक्वालिटी का साइन। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। अगर तो इक्वल है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर नहीं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो हाइपोटेनियस में हम सबसे बड़ी वाली साइड जो है वो प्लग इन करते हैं हमेशा। तो सबसे बड़ी साइड जो है ये √13 है। अगर आप इसको चेक करना चाहें कि 3, 2 और √13 में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो आप कैलकुलेटर से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो 3 और 2 यूनिट्स का तो हमें पता है, ओनली √13 को हमने जो है वो जज करना है कि क्या ये 3 और 2 से बड़ी हैं। तो हम √13 जो है पुट करके देख लेते हैं। तो ये √13 जो है SD प्रेस करने के बाद हमारे पास ये 3.6 आंसर दे रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ है कि ये सबसे बड़ी साइड है। तो सबसे बड़ी साइड जो है हमारे पास √13 है। तो हाइपोटेनियस में हमने √13 ही प्लग इन करना है, और इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। बेस और परपेंडिकुलर को किसी भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, 2 और 3 आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 3 ले लें बेस और या चाहे आप 2 ले लें, ये जो है इससे कोई फ़र्क नहीं इतना ज़्यादा पड़ेगा। तो आप 3 को बेस मान लें, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर जो है हमारे पास फिर 2 यूनिट्स होगा, तो 2 का स्क्वायर हम राइट साइड पे लिखेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमारे पास ये √13 जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, ओनली 13 आंसर देगा हमें। तो 13 इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर जो है हमारे पास 9 है, और 2 स्क्वायर जो है हमारे पास 4 है। तो राइट हैंड साइड पे हमारा जो टोटल निकलता है वो है 13, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारा जो है वो 13 ही आंसर है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जितने भी आपने यूनिट्स निकाले हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो आपने अपने आंसर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इट इज़ ट्रू फॉर आर ट्राइंगल, इट्स अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर में। अब चलते हैं अपनी फोर्थ कंडीशन की तरफ। तो फोर्थ कंडीशन जो है हमारे पास स्केलीन ट्राइंगल है। तो स्केलीन ट्राइंगल के लिए जो है कोई भी साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन जो है मैं साथ लिख देता हूँ। तो स्केलिंग ट्राइंगल के लिए जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो कोई भी साइड जो है इक्वल नहीं होती किसी भी ट्राइंगल की, तो उसे हम स्केलिंग ट्राइंगल कहते हैं। तो आप अगर इस पे फोकस करें कि हमारे पास ये फर्स्ट साइड जो है वो 3 है, सेकंड साइड जो है वो √13 है, और जो थर्ड साइड है वो है 2 यूनिट्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कोई भी साइड इक्वल नज़र नहीं आती। तो साइमल्टेनियसली उस बैक वक्त जो है ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है और एक स्केलीन ट्राइंगल भी है। तो आपने आंसर को इस तरीके से कुछ आपने मेंशन करना है आपने, कि आपने दिखाना है कि इट्स ऑल्सो अ स्केलीन ट्राइंगल। तो ये जो हमने डायमेंशंस निकाली हैं ट्राइंगल की, ये 2 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर पूरा उतरती हैं। एक तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, चूँकि ये पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये ट्रू वैल्यू दे रहे हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है और बैक वक्त साइमल्टेनियसली ये स्केलीन ट्राइंगल भी है। तो ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये एक एग्जांपल है कि ऐसे ट्राइंगल जो हैं वो स्केलीन भी होते हैं और बैक वक्त जो है साइमल्टेनियसली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी होते हैं। तो चूँकि हमारे पास ये साइड ए है तो फिर ये बी है और ये साइड जो है सी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो ये स्केलीन ट्राइंगल में भी आता है इसकी डेफिनेशन, और ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन में भी आता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये बैक वक्त दोनों टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हों। तो इस तरीके से हमने अपने आंसर को जो है वो प्रूव करके दिखा। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट 2 में हमारे पास यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और इन्हें भी हमें सॉल्व करना है, इनकी पेयर्स बना के इनके डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। और चूँकि ये 3 कोऑर्डिनेट्स है तो ट्राइंगल बनेगा, तो पॉलीगॉन जो है 3 पॉइंट्स वाला ट्राइंगल कहलाता है। तो इनके तीनों साइड्स के पेयर बना के हमने डिस्टेंसेस फाइंड करने के बाद हमने प्रूव करना है कि ABCD टाइप ऑफ ट्राइंगल्स में से कौन सा अप्लाई होता है इनकी डायमेंशन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो मेंशन करूँगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है, और इसके बाद आपने जो है इन कोऑर्डिनेट्स के पेयर्स बनाने हैं। लेकिन उससे भी पहले आपने इन कोऑर्डिनेट्स को नेम्स असाइन कर देने हैं। हम जो है फॉर एग्जांपल फर्स्ट कोऑर्डिनेट को A और सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास ये B हो जाएगा।
और थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास ये सी हो जाएगा। अब यहाँ से हमने इन कोऑर्डिनेट्स के पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर्स जो हैं कुछ इस तरीके से बनेंगे, ए बी ये एक पेयर है, और फिर बी सी ये हमारे पास सेकंड पेयर हो जाएगा, और ए सी जो है वो थर्ड पेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है ए और बी कोऑर्डिनेट के दरमियान का डिस्टेंस जो है फाइंड करने जा रहे हैं। सो इसके लिए हमने जो है वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो लेट सपोज के कोऑर्डिनेट ए में जो फर्स्ट वैल्यू वो x1 है और सेकंड वैल्यू y1। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट बी में हमने सपोज कर लेना है कि फर्स्ट वैल्यू x2 है और सेकंड वैल्यू जो है y2 है। अब अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ हमने इन्हीं वैल्यूज़ को प्लग इन करना है अपने डिस्टेंस के फार्मूले में। तो चूंकि ये हमारे पास ए और बी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ए और बी के दरमियान का फासला जो है ये एक स्ट्रेट लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए बी लाइन इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी x2 जो है हमारे पास 1 है, इसमें से माइनस करेंगे x1 को यानी 0 को, इसका हमने होल स्क्वायर कर लेना है, प्लस y2 माइनस y1 यानी √3 माइनस y1 जो है हमारे पास 0 है, इसे हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, और ये सारी वैल्यूज़ स्क्वायर रूट के अंदर रहेगी। ये पूरी एक्सप्रेशन जो है स्क्वायर रूट के अंदर रहेगी। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और प्लस √3 जो है स्क्वायर में होल स्क्वायर में लिख लेंगे, और ये सारी एक्सप्रेशन रूट के अंदर रहेगी। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए बी लाइन इज इक्वल टू ये रहेगा हमारे पास 1 + 3 होल अंडर स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 4 अंडर रूट बन जाएगा, और इसका जो नेट रिजल्ट है वो है 2। तो 2 यूनिट्स जो है ए और बी का डिस्टेंस है। अब चलते हैं अगले पेयर की तरफ, और वो है बी एंड सी। तो बी और सी को जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ असाइन की जाएंगी। बी एंड सी को हम सपोज कर लेते हैं कि बी की फर्स्ट वैल्यू x1 और सेकंड वैल्यू y1। इसी तरीके से हमने सी को वैल्यूज़ देनी है, ये हम सपोज कर लेंगे कि ये x2 y2 है, और इन्हीं वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है अपने डिस्टेंस के फार्मूले में। तो d इज़ इक्वल टू, चूँकि ये बी सी का डिस्टेंस है तो बी सी एक स्ट्रेट लाइन है जिसका ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 हमारे पास 2 है और x1 1 है, तो हम लिखेंगे 2 - 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस √3। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 माइनस √3, और इसका भी हम जो है वो होल स्क्वायर कर लेंगे, और ये सारी एक्सप्रेशन जो है वो रूट के अंदर रहेगी स्क्वायर रूट में। सो हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो बी सी लाइन का जो डिस्टेंस है दिस इक्वल्स टू 2 - 1 जो है हमारे पास 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने 0 माइनस √3, तो √3 का स्क्वायर जो है इसका नेट रिजल्ट हमेशा हमारे पास 3 ही आएगा, और ये एक्सप्रेशन रहेगी रूट के अंदर। अब इसका जो रिजल्ट है वो है 3 + 1 = 4, और 4 अंडर रूट का जो नेट रिजल्ट है वो है 2। तो यहाँ पे हमने 2 यूनिट्स इसको कैलकुलेट कर लिया है कि बी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 2 यूनिट्स का डिस्टेंस। अब चलते हैं अपने थर्ड पेयर की तरफ। तो थर्ड पेयर में हमारे पास ए और सी हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम जो है इसे मेंशन करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी लाइन इज़ इक्वल टू, और फिर हमने जो है एक्स और वाई की वैल्यूज असाइन करनी है। तो सी पे ऑलरेडी हमने x2 y2 जो है नेम्स असाइन किए हुए हैं वैल्यूज़ को। अब जो है पॉइंट ए पे यानी डिस्टेंस जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ए के ऊपर जो है एक्स और वाई की वैल्यूज असाइन की जाएंगी। सो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स की फर्स्ट वैल्यू x1, ए की फर्स्ट वैल्यू जो है वो x1 है, और वाई जो है इसकी सेकंड वैल्यू हो जाएगी। तो इन्हीं x1 और y1 x2 y2 को प्लग इन करना है हमें डिस्टेंस में। डिस्टेंस के फार्मूले में कुछ इस तरीके से कि x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0। सो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, एंड y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0। इसे हम होल स्क्वायर में लिखेंगे, और सारी एक्सप्रेशन जो है वो अंडर रूट में रहेगी। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी लाइन इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर जो है 4 रहेगा, और ये जीरोस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अंडर रूट 4 का नेट रिजल्ट जो है वो भी 2 यूनिट्स निकल रहा है। तो डिस्टेंसेस निकालने के बाद अब इसे परखा जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की बेसिस पे इसको देखा जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है कि क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसे हम जो है कंपेयर कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल से।
इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ सेम साइड्स, इनकी जितनी भी साइड्स होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की, इनकी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। तो अगर हम कंपेयर करें अपने इस ट्राइंगल से जिनके यूनिट्स हमने फाइंड किए हैं, तो ये सारे के सारे 2 यूनिट्स में आंसर आ रहे हैं। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से मेंशन करना है कि दिस इज़ ट्रू फॉर आर ट्राइंगल। तो ये जो है पूरा उतरता है हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। तो नेक्स्ट कंडीशन में हमसे पूछा गया है कि बी पार्ट में कि ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलिस का कुछ इस तरीके से मैं डेफिनेशन जो है सबसे पहले लिखूंगा। एन आइसोसेलिस ट्राइंगल हैज़ एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल। 2 साइड्स जो हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल के इक्वल होती हैं। जैसा कि ये अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो इसमें से जो ये 2 साइड्स हैं ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तब जाके ये आइसोसेलिस ट्राइंगल के डेफिनेशन में आता है। अब चूंकि हमारे पास ये जितनी भी डायमेंशंस हैं ये सेम निकल रही हैं, यानी 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल निकलता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर जानिब जो है वो हर साइड पे जो है वो 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है हर पॉइंट के दरमियान। सो अकॉर्डिंग टू आइसोसेलिस ट्राइंगल 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल है, तो लिहाजा ये आइसोसेलिस की डेफिनेशन में भी आता है। तो एट द सेम टाइम ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के साथ साथ ये आइसोसेलिस ट्राइंगल भी है। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल के लिए आंसर कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे कि दिस इज़ ट्रू फॉर आर ट्राइंगल। तो ऐसा पॉसिबल है कि बैक वक्त जो है साइमल्टेनियसली एक ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल भी हो और आइसोसेलिस भी हो। तो ये 2 कंडीशंस जो है हमारे पास ये कंप्लीट हो रही हैं। तो अब जो है थर्ड कंडीशन हमने फाइंड करनी है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके लिए हम जो है छोटी सी कैलकुलेशन किया करते हैं पाइथागोरस थ्योरम इक्वेशन अप्लाई करने के बाद। लेकिन इस सिलसिले में चूँकि हमें मालूम है कि ये सारी साइड्स 2 डायमेंशन की हैं, 2 यूनिट्स की हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमेशा आप याद रखें कि इनके जितने भी एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सेम होंगे, इंटीरियर एंगल सेम होंगे और हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। हर एंगल 60 डिग्री का होगा। तीनों एंगल्स जो हैं वो फिर 60 डिग्री के होंगे। क्योंकि सारे एंगल्स सारी साइड्स इक्वल हैं तो फिर तमाम एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो 60 डिग्री जो है ईच इंटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का। तो लिहाजा यहाँ पे आपको कोई भी 90 डिग्री नज़र नहीं आएगा। तो 90 डिग्री नहीं है इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे इसको। सो आपने लिखना है दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर आर ट्राइंगल। चूँकि ये इसमें कोई भी एक वर्टाइस जो है, एक कोना जो है 90 डिग्री का नहीं है, तो लिहाजा ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब हम अपने चौथे जो है कंडीशन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल पे एक क्रॉस लगा देना है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। चौथी कंडीशन आपने ये देखनी है कि जो डायमेंशन आपने निकाले हैं क्या वो स्केलिन ट्राइंगल पे पूरा उतरते हैं। तो हरगिज़ नहीं। स्केलिन ट्राइंगल की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी साइड इसकी इक्वल नहीं होती। तो इसे हम कुछ इस तरीके से मेंशन करेंगे कि स्केलिन का डेफिनेशन ये है कि नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल विद अनइक्वल इंटीरियर एंगल्स। तो चूँकि हमने जो ट्राइंगल फाइंड किया है इनके जो डायमेंशन है वो सेम है, हर जगह पे 2 यूनिट्स हैं। तो लिहाजा ये स्केलिन ट्राइंगल की कंडीशन पे पूरा नहीं उतरते। तो लिहाजा हमने कुछ आंसर इस तरीके से लिखना है अपना कि दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर आर ट्राइंगल। तो इस तरीके से हमने जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन रखनी है एग्जाम्स में भी, और इस तरीके से हमने शो करना है और प्रूव करके दिखाना है कि जो डायमेंशन हमने फाइंड की हैं डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हुए कि जो ये कंडीशंस हैं चारों कंडीशंस पे पूरा उतरती हैं। तो आपने इसको प्रूव करके प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये कौन सी कंडीशन पे जो है ये डायमेंशन, ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स की जो डायमेंशंस हैं इनमें से किस ट्राइंगल के ऊपर पूरा उतरती हैं। तो इस तरीके से हमने इसे जो है वो प्रूव करके दिखाना है। तो हमारे पास ये स्केलिंग का कंडीशन भी कंप्लीट नहीं होता। तो लिहाजा ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स की डायमेंशंस निकालनी है ये खाली 2 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर पूरा उतरती हैं। एक है इक्विलेटरल ट्राइंगल और दूसरा है आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो ये था हमारे 2 पार्ट्स का आंसर। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 के ही अगले 2 पार्ट्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे।